नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, मंत्री मनसुख मांडविया के आवास पर पहुंचे सीएम के साथ सीपी जोशी भी मौजूद हैं। रात्रि भोज के कार्यक्रम में दरअसल नेता पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात्रि भोज में शामिल होंगे और ये जो रात्रि भोज का कार्यक्रम है मंत्री मनसुख मांडविया के आवास पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और खबर ये भी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनके साथ हैं। दरअसल लगातार मुलाकातों का दौर मुख्यमंत्री के साथ कई नेताओं का चल रहा है। जोधपुर हाउस में अभी कई नेता उनसे मिलने पहुंचे थे और अब खबर है कि मंत्री मनसुख मांडविया के आवास पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, जहां पर डिनर किया जाएगा। और कल राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का 2 दिन का, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री, साथ ही 11,000 पदाधिकारी देश भर से पहुंच रहे हैं। अकेले राजस्थान से ही 550 नेता पहुंच रहे हैं और माना यह जा रहा है कि बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। और देखिए, कांग्रेस पार्टी का फ्रीज किया गया खाता अब खोल दिया गया है। पार्टी इस खाते से ट्रांजैक्शन कर सकती है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में 21 फरवरी को मामले में सुनवाई होगी और लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी शुरू कर दिया है और इसके चुनाव को देखते हुए की गई कार्रवाई करार दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हटा दिया, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई करार दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़। हालांकि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के खातों पर लगी रोक हटा ली। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 21 फरवरी को होगी। उससे पहले इस मुद्दे पर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that I filed on Wednesday. अलोकतांत्रिक इतना कि सैलरी जो दी गई कर्मचारियों को उसके खातों को सील कर दिया बिना बताए। ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का, उसकी एजेंसियों का, मैं मानता हूं कि देश देखे समझे। कांग्रेस इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस अगर ये कहे कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक करना है तो ये तो कांग्रेस, ये देश का इतिहास कहता है कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक ही नहीं, डेमोक्रेसी को क्रश किसी ने किया। लोकतंत्र की गले घोटने का काम किसी ने किया है तो भारत के अंदर कांग्रेस ने किया है। और वो जानते भी हैं कि कांग्रेस में ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने डिक्टेट के आधार पर इस डेमोक्रेसी को क्रश किया। इस कार्रवाई पर कांग्रेस का कहना है कि साल 2018 से 19 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने में 45 दिन की देरी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। साथ ही पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि 45 दिन के भीतर आयकर रिटर्न भरा गया था। साल 2018 से 19 इलेक्शन का साल होने की वजह से रिटर्न फाइल करने में देरी हुई। उस समय 199 करोड़ रुपए की रसीद कांग्रेस पार्टी के पास थी जो खर्च हुई थी। उसमें से केवल 14,40,000 रुपए हमारे सांसद और विधायकों ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह कैश जमा करवाई थी, जिसके आधार पर 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी गई,
चुनावी साल होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। अब देखना है 21 फरवरी को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई में क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सबसे ऊपर है। ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस का घमासान, मिशन 25 का प्लान। बड़े दिग्गज नेताओं की बीजेपी में होगी एंट्री। कांग्रेस के दिग्गज छोड़ रहे हैं हाथ का साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मिशन 25 के लिए प्रदेश बीजेपी जुटी हुए हैं। बीजेपी उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा था। राजस्थान के मेवाड़, वांगड़ के आदिवासी इलाकों में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा था। बांसवाड़ा की 5 में से 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। वहीं डूंगरपुर की 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी को सफलता मिली थी। इस आदिवासी इलाके पर बीजेपी खास ध्यान दे रही है। खास रणनीति के तहत बीजेपी का उन नेताओं पर ध्यान है जो बड़े जमीनी स्तर पर लोकप्रिय हैं। ऐसे ही वांगड़ इलाके के कांग्रेस नेता और बागीदौरा के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो कुछ बोला वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। मालवीय ने बोला है कि कांग्रेस कुछ लोगों से घिर गई है। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हैं, और मैं ये किसी भी कहूँ तो 13 में CLP का मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी CLP में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। ऐसा नहीं है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। चर्चा है कि कुछ और कांग्रेसी दिग्गज भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मालवीय पहली बार 2008 में बागीदौरा से विधायक बने थे। 2013 में मजबूत सत्ता विरोधी लहर के बावजूद जब कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब मालवीय ने बीजेपी के खेमराज गरासिया को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी थी। मालवीय ने 2018 फिर से जीते थे। 2023 में भी मालवीय ने अपनी सीट बरकरार रखी। मालवीय का नाम नेता प्रतिपक्ष के आगे चल रहा था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके। अब जा रहे नहीं जा रहे आ जाएगी खबर। कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीजें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को मां कह करके, और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी मां गद्दार निकली, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये देखो, कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है, ये समुद्र है। मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन है, और पैसेंजर ट्रेन वो है जो कभी नहीं रुकने वाली ट्रेन है। इससे बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती है और फिर छड़ जाती है, फिर उतर जाती है, फिर छड़ जाती है। ट्रेन हमेशा चलती रहती है, ट्रेन फुल रहती है। सूत्रों की माने तो ये चर्चा उस वक्त परवान चढ़ी जब बागीदौरा विधानसभा सीट से 4 बार कांग्रेस विधायक और CWC के सदस्य महेंद्रजीत सिंह ने जयपुर में CM भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। हालांकि इस बाबत कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। वहीं ये भी बताया गया कि मालवीय पिछले कुछ दिनों से और कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे, जिसके बाद उनकी बीजेपी में एंट्री की खबरें मजबूत होती गई। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस ने इन नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद होंगे।
प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बिखरने वाला है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। आइए एक नजर उन नेताओं के नामों पर भी डालते हैं जिनके बीजेपी में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा जिन अन्य सीनियर कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से लग रही हैं, उनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा के नाम भी शामिल हैं। मोदी सरकार को मात देने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की। इंडी गठबंधन भी बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हालात बदलते नजर आ रहे हैं। गठबंधन के कई सहयोगी तो पहले ही किनारा कर चुके हैं। अब कांग्रेस के अपने नेता भी दामन छोड़ने की राह पर निकल चुके हैं। महेंद्रजीत मालवीय का पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है और उसके नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर पार्टी भलीभांति जानती है कि इसकी गूंज अगर दूर तक सुनाई दी तो लोकसभा चुनाव से पहले न जाने कितने और नेता बीजेपी में जाते हुए दिखेंगे। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई और प्लान बनाना होगा, तब कहीं जाकर वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। अबू धाबी में बने बीएपीएस हिंदू मंदिर की आज पूरी दुनिया में सनातन की नई पहचान के तौर पर देखा जा रहा है। ये तस्वीर आपको हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन आपको एल्विश केस से जुड़ा हुआ अपडेट दे देते हैं। दरअसल फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नोएडा पुलिस ने सपेरों से जिस जहर को बरामद किया था उससे जुड़ी एफएसएल रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में बरामद जहर को करैत सांपों का जहर बताया गया है। यानी साफ हो गया है कि रेप पार्टियों में स्नैक वेनम परोसा जाता था। देखिए पूरी कहानी क्या है। रिपोर्ट में विष फंस गया एल्विश। एफएसएल की रिपोर्ट। शोहरत के साथ विवाद से भी उतना ही नाता रखने वाला ये स्टार यूट्यूबर एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंसता दिख रहा है, क्योंकि एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जांच के बाद चौंकाने वाला सच उजागर किया है। रेप पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल मामले में एक नया मोड़ आया है। एफएसएल की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि जो सांपों का जहर बरामद हुआ था वो करैत प्रजाति का है, लिहाजा माना जा रहा है कि बिग बॉस के विजेता और इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एफएसएल की रिपोर्ट में बरामद जहर करैत सांपों का बताया गया है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल को सैंपल भेजे थे। इस खुलासे के बाद बिग बॉस फेम एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। रेप पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। आपको बता दें, पीएफए ने 1 नवंबर को शिकायत की थी और इस पूरे प्रकरण में नामजद मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही 5 अन्य लोग भी थे, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने एल्विश यादव से एक दौर की पूछताछ भी की थी नोटिस भेजकर, और अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से एफएसएल की रिपोर्ट आई है और उसमें ये पुष्टि हुई है कि वो सांपों का ही जहर था, लिहाजा ऐसे में एल्विश से एक बार फिर से पूछताछ की जा सकती है। एल्विश समेत सपेरों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 थाने में केस दर्ज कराया गया था। मेनका गांधी के एनजीओ पीपल फॉर एनिमल की ओर से एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने केस की जांच के दौरान सपेरों को पकड़ा था। उनके पास से बड़ी मात्रा में जहर पकड़ा गया था। इस जहर की जांच के लिए एफएसएल में सैंपल भेजे गए थे। सांप तस्करी और नोएडा रेप पार्टी मामले में जांच जारी है। पिछले साल नवंबर में आरोपियों को रिमांड में लेने के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश से लंबी पूछताछ की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई खुलासे किए। अब इस केस में एक्शन का टाइम आ गया है। रेप पार्टीज में जो स्नेक यूज करते हैं
उसमें 2 वैरायटीज होते हैं, कोबरा भी यूज करते हैं और क्रेट भी करते हैं। जो क्रेट है उससे पैरालिसिस हो जाती है, और कोबरा स्नेक अगर साथ में मिक्स करके देते हैं तो उसके अंदर हेमरेजिक इफेक्ट आता है, ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, बॉडी में हेमरेज हो सकता है। और क्रेट वाले जैसे आपको बताया कि पैरालिसिस हो जाती है। आपको बता दें कि एल्विश यादव फेमस यूट्यूबर है और कई विवादों में उसका नाम आ चुका है। एल्विश पर यह भी आरोप है कि वो जिंदा सांपों के साथ दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउस में वीडियो शूट कराता है। गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों में इन सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियों के शामिल होने की बात भी सामने आई। आरोप था कि इन पार्टियों में स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स का सेवन किया जाता था। अब एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।